हेलो एंड वेलकम टू द सोशल क्लासेस बाय अभिषेक सर। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और ये सारे क्वेश्चंस अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सारे क्वेश्चंस को कंपाइल किया है मिस्टर अंकित पांडे जी ने, जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में TGT SST के पद पर हैं, और मैं हूँ अभिषेक कुमार गुप्ता। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन, यानी कि इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन जो है इस पार्ट से पूछे गए हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे वो है हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, या इसी क्वेश्चन को एक अलग तरीके से पूछा गया है स्टेट द इम्प्लीकेशंस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। सेम क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा गया है हाउ द पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सिनेरियो इन इंडिया वाज रिस्पॉन्सिबल इन इंस्टिगेटिंग द एंटी ब्रिटिश फीलिंग एमंग इंडियंस। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सारे क्वेश्चन सेम है, आंसर इसका सेम होगा, बस इसमें वर्डिंग सेंटेंस फॉर्मेशन अलग है। आपको जो ध्यान में रखना है जब भी आप क्वेश्चंस पढ़ें तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि हर क्वेश्चन के कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपको इसका आंसर क्या लिखना है। जैसे इन तीनों क्वेश्चंस में जो कीवर्ड है उसको मैंने रेड कलर से शो किया है, वो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। अगर आपको क्वेश्चन में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दिखता है तो जो आंसर अभी मैं आप डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ, उसे आप ध्यान में रखेंगे और इसी पॉइंट्स को आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वर्ड सेम हो आंसर्स के, सेंटेंस फॉर्मेशन सेम हो, सीक्वेंस सेम हो, बस ये है कि हाँ इस आंसर को आपको समझना है। तो क्वेश्चन क्या है, प्रश्न ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने इंडिया में नेशनल मूवमेंट को किस तरीके से और ग्रो किया, या जो हमारे कंट्री के अंदर जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जो फीलिंग्स थी वो किस तरीके से और बढ़ गई। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में आप जानते हैं कि 1914 में स्टार्ट हुआ और 1918 तक चला। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर एक अलग तरीके का पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन क्रिएट हो रहा था। कहीं सरकारें गिर रही थी, कहीं नई तरीके की सरकारें बन रही थी और इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो रही थी। बहुत सारे देश कर्ज में डूबते चले जा रहे थे। और सेकेंड पॉइंट देखिए, ब्रिटेन वॉज अंडर ए ह्यूज वॉर एक्सपेंडिचर विच वॉज फाइनेंस बाई वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। तो ब्रिटेन जो था वो भी एक्सपेंडिचर कर रहा था, वो भी एक्सपेंड कर रहा था अपने वॉर के अंदर। तो वो ब्रिटेन वॉज अंडर ए ह्यूज वॉर एक्सपेंडिचर, और वो जो एक्सपेंडिचर था वॉर को लेकर के वो कैसे फाइनेंस हो रहा था, वो फाइनेंस किया जा रहा था वॉर लोन्स के द्वारा, टैक्स को इंक्रीज करके। ठीक है, थर्ड पॉइंट होगा आपका कस्टम्स ड्यूटी वर रेज्ड। ठीक है, जो कस्टम ड्यूटी था उसको बढ़ा दिया है। कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है कि जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हम सामान ले जाते हैं तो उसमें जो बॉर्डर पे टैक्स लगता है उसको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। तो कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया गया, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया के अंदर। ठीक है, और जो वॉर के वजह से जो चीज़ें थी, जो भी डेली यूज की जो चीज़ें हैं, उनके दाम जो है ऑलमोस्ट डबल हो गए वॉर के ईयर्स में। ठीक है, तो लगभग 4-5 सालों के अंदर चीज़ों के दाम डबल हो गए। द प्राइस राइज वॉज डबल ड्यूरिंग द वॉर ईयर्स एंड इट लेड टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट जो है वो है कि रूरल एरियाज़ में सोल्जर्स का फोर्स रिक्रूटमेंट किया जा रहा था, फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स इन द रूरल एरियाज़, और इसकी वजह से लोगों के अंदर गुस्सा भरता चला जा रहा था। छठा पॉइंट है एट द सेम टाइम फेलियर ऑफ क्रॉप्स इन द मेनी पार्ट ऑफ इंडिया। सेवेंथ पॉइंट है एट द सेम टाइम इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक ब्रोक आउट। ठीक है, बीमारियाँ फैल रही थी, इन्फ्लुएंजा फैल गया। तो ये सब फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से जो है एंटी ब्रिटिश फीलिंग जो है इंडियंस के अंदर वो और ग्रो हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, या असत्याग्रही विंस द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। इसमें कीवर्ड क्या है, सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, यानी कि जो सत्याग्रह है वो सत्य के ऊपर जोर देता है, सत्य की शक्ति के ऊपर जोर देता है, और ये कहता है कि हमें सत्य की तलाश करनी है, वी नीड टू सर्च द ट्रूथ। ठीक है, और सत्याग्रह एक मूवमेंट करने का एक तरीका है एक्चुअली। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये देखते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं कि इफ़ द कॉज वॉज ट्रू, इफ़ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट अ नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर। कि अगर आप जिसके लिए मूवमेंट कर रहे हैं, जिसके खिलाफ सत्याग्रह कर रहे हैं, अगर आपका रीज़न, आपका जो कॉज है जिसकी वजह से आप कर रहे हैं वो अगर सही है, अगर आपका स्ट्रगल इनजस्टिस के खिलाफ है, अन्याय के खिलाफ है, तो फिर फिजिकल फोर्स के लिए कोई जगह नहीं है, फिर वायलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑपरेसर के खिलाफ जो है आपको वायलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑपरेसर का मतलब जो आपके खिलाफ गलत कर रहा है। तो सत्याग्रही कैसे जीतेगा, फिर सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, हम नॉन वायलेंस से जीत जाएंगे, अपना जो फाइट है, अपना जो मूवमेंट है वो नॉन वायलेंस से जीतेंगे। एंड दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेसर,
जो ऑपरेसर है, जो आपके खिलाफ गलत कर रहा है, जो आपका दमन कर रहा है, उसका जो कंसाइंस है, जो उसकी चेतना है, जो सोचने की शक्ति है, उसके ऊपर हम अपील करेंगे। वो सोचेगा, ठीक है, कि हम गलत कर रहे हैं। वो जब सोचेगा तो फिर जो है वो आपके खिलाफ गलत करना बंद कर देगा। पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर्स हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रूथ। ठीक है, लोग जो हैं, जो ऑपरेसर है, जो आपके खिलाफ गलत कर रहा है, उसको आपको सत्य दिखाना है। ये नहीं कि आप उसको फोर्स करें कि तुम देखो कि यही सच है। ठीक है, तो लिखा है कि पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर हैड टू बी परसुएटेड टू सी द ट्रूथ इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस। वायलेंस नहीं करना है हमको। और गांधी जी कहते हैं कि बाय दिस स्ट्रगल, बाय दिस सत्याग्रह, द ट्रूथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रिम्फ। लास्ट में जो है जीत किसकी होगी? सत्य की होगी। ठीक है, ये है आइडिया ऑफ सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन सम ऑफ द अर्ली पॉलिटिकल एजिटेशन ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया। शुरुआत के जो पॉलिटिकल एजिटेशंस थे, जो शुरुआती आंदोलन थे महात्मा गांधी के द्वारा, वो कौन कौन से थे उसको बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान दीजिए। महात्मा गांधी जो है 1915 में इंडिया आए, साउथ अफ्रीका से। जब वो इंडिया में आए, ठीक है, आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट। ठीक है, जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह अभी हम लोगों ने पढ़ा, उसी आइडिया पे उन्होंने जो फर्स्ट मूवमेंट किया वो 1916 में चंपारण में किया था। चंपारण बिहार में है, और ये मूवमेंट किया गया था इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट में। वहाँ पे ज़बरदस्ती लोगों से इंडिगो प्लांट जो है ग्रो करने के लिए कहा जा रहा था, और लोग नहीं करना चाह रहे थे। उसमें प्रॉब्लम क्या था कि जो है, जो मिट्टी थी वो ख़राब हो जा रही थी, है ना, उसकी जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जा रही थी, तो इसलिए लोग नहीं करना चाह रहे थे। तो इसके अगेंस्ट में फर्स्ट जो है मूवमेंट गांधी जी ने सत्याग्रह पे बेसिस पे पहला किया 1916 में। सेकेंड जो उन्होंने किया वो नेक्स्ट ईयर 1917 में किया। वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में किया गया था, जो कि गुजरात में है। खेड़ा में किस लिए किया गया था? वो किया गया था पीजेंट्स के सपोर्ट में। जो वहाँ के जो छोटे किसान थे, उनका क्रॉप फेल हो गया था, एपिडेमिक फैला हुआ था, प्लेग एपिडेमिक फैला हुआ था, और लोग अपना रेवेन्यू, जो राजस्व है, जो टैक्स है सरकार को, वो नहीं दे पा रहे थे। तो इसलिए वो चाहते थे कि सरकार जो है हमें रिलैक्सेशन दे दे, हमें टैक्स से छूट दे दे, लेकिन सरकार नहीं मान रही थी। तो फिर जो है गांधी जी ने वहाँ पे खेड़ा गए वो, और पेजेंट्स के सपोर्ट में उन्होंने मूवमेंट किया 1917 में। थर्ड जो मूवमेंट था वो 1918 नेक्स्ट ईयर वो 1918 में हुआ। वो अहमदाबाद में, गांधी जी अहमदाबाद गए, वहाँ पे जो है उन्होंने कॉटन मिल वर्कर्स के सपोर्ट में जो है एक सत्याग्रह किया था। ठीक है, कॉटन मिल वर्कर्स को जो है वो प्लेग बोनस को लेकर के मामला था, कि सैलरी बढ़ाने को लेकर के कितना बोनस और मिलना चाहिए, उस चीज़ को लेकर के था। तो ये 3 मूवमेंट बेसिकली थे। ठीक है, अगर आप ध्यान दीजिए, नीचे मैंने एक ट्रिक लिखा हुआ है, 1916, 1917, 1918 तीनों सीक्वेंस में है। गांधी जी आए थे 1915 में। 1916 के आगे सी यानी कि चंपारण, ठीक है, 1917 के आगे के यानी कि खेड़ा, ठीक है, और 18 के आगे ए यानी कि अहमदाबाद, और उसके आगे लिखा है IPC, आई से इंडिगो, पी से पीजेंट्स, और सी से कॉटन मिल वर्कर्स। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, 1916, 17, 18 याद रहेगा आपको। CKA, ठीक है, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, सिक्का, मैं इसको सिक्का से करके याद रखता हूँ। और उसके आगे लिखा हुआ है IPC, इंडिगो क्रॉप प्लांटेशन वर्क, सॉरी पीजेंट्स, एंड सी फॉर कॉटन मिल वर्कर्स। ठीक है, IPC, सिक्का IPC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द रोलेट एक्ट और व्हाई इंडियंस वेयर आउटरेज्ड बाय द रोलेट एक्ट। कीवर्ड्स रोलेट एक्ट, व्हाट वाज रोलेट एक्ट? द ब्रिटिश गवर्नमेंट हरिडली पास्ड एन एक्ट इन रिस्पेक्ट टू गांधी जीज आइडिया ऑफ सत्याग्रह। जब गांधी जी सत्याग्रह चलाने लगे तो उसमें वायलेंस नहीं हो रहा था। तो अब ये अंग्रेजों को समझ में नहीं आया, ब्रिटिशर्स को, कि अब जब लोग वायलेंस नहीं कर रहे हैं तो हम इनको रोके कैसे, क्या कह करके इनको हम जेल में डालें, है ना। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि जल्दी जल्दी में एक जो है कानून पास किया। ठीक है, एंड दिस एक्ट गिव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। कैसे? कि इस एक्ट ने गवर्नमेंट को ये पावर दे दिया कि दे कैन डिटेन द पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। 2 साल तक बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी ट्रायल के पॉलिटिकल प्रिजनर्स को डिटेन किया जा सकता है, उन्हें जेल में डाला जा सकता है, उन्हें उनके घर में ही नज़रबंद किया जा सकता है। ठीक है, और कोई सुनवाई नहीं होगी उसकी, कोई कोर्ट में नहीं जाएगा, ये मामला था। तो ये बहुत ही गलत कानून था। अब इसके अगेंस्ट में लोगों ने प्रोटेस्ट किया। गांधी जी ने डिसाइड किया कि दे विल लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड एक्ट इन 1919, कि इस एक्ट के अगेंस्ट में हम एक नेशन वाइड सत्याग्रह करेंगे। और उन्होंने कहा कि हम एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट दिस अनजस्ट लॉ, वी विल स्टार्ट अ नॉन वायलेंट मूवमेंट। ठीक है, और ये कैसे स्टार्ट होगा? ये नॉन वायलेंट मूवमेंट स्टार्ट होगा 6 अप्रैल को, एक हड़ताल के साथ। 6 अप्रैल 1919 को हम एक हड़ताल करेंगे, और इस रोलेट एक्ट के अगेंस्ट में हम अपना मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन जलियांवाला बाग इंसिडेंट और व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू द जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, क्या था जलियांवाला बाग इंसिडेंट? तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट में बताया जो है कि 6 अप्रैल 1919 से हड़ताल स्टार्ट होना था। तो अमृतसर में भी ये हड़ताल स्टार्ट हुआ।
तो वहाँ पे जब यह हड़ताल स्टार्ट हुआ तो ज़्यादातर जो अमृतसर के लीडर्स थे उनको 10 अप्रैल तक अरेस्ट कर लिया गया और अमृतसर के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ का मतलब होता है रूल ऑफ द मिलिट्री, यानी कि जो सामान्य कानून है वो नहीं चलेगा, अब मिलिट्री का कानून चलेगा वहाँ पे। तो जनरल डायर को जो है लॉ एंड ऑर्डर संभालने का कमांड दे दिया गया अमृतसर के अंदर। अब जलियांवाला बाग जो है ना वो एक छोटा सा बाग है अमृतसर के बाहर। तो 13 अप्रैल को वहाँ पे लोग जलियांवाला बाग के अंदर, बाग मतलब बागीचा, गार्डन, तो जलियांवाला बाग के अंदर लोग जो है बैसाखी मेला लगा सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए थे। और वहीं पे उसी बाग के अंदर कुछ लोग जो है रोलेट एक्ट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए भी इकट्ठा हुए थे। तो विलेजर्स जो थे वहाँ के, जो गांव वाले थे अमृतसर के, उनको ये नहीं पता था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है और हम इकट्ठा नहीं हो सकते हैं या जो भी चीज़ें हैं। तो जनरल डायर जो है वहाँ उस बाग में एंटर करता है, जितने एग्जिट पॉइंट्स थे सबको ब्लॉक कर दिया और क्राउड के ऊपर कह दिया कि फायर चलाओ, फायरिंग करो, ठीक है। और हंड्रेड्स ऑफ पीपल वेर किल्ड, सैकड़ों लोग मारे गए, थाउजेंड्स वेर इंजर्ड। और बाद में जनरल डायर ने इसका क्लेरिफिकेशन दिया, रिमार्क दिया। वो कहता है कि मैंने ये सब काम जो है जानबूझ के किया, क्यों, ताकि जो है इंडियंस के अंदर जो है एक टेरर पैदा हो, एक डर पैदा हो। और ये सब वायलेंस इतना बुरा था कि गांधी जी ने जो है कहा कि अब ये मूवमेंट जो रोलेट एक्ट के अगेंस्ट में हमने स्टार्ट किया था इसको हम बंद कर रहे हैं, ये मूवमेंट और कंटिन्यू नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज खिलाफत इशू एंड हाउ डिड इट बिकम द पार्ट ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो खिलाफत इशू का रिलेशन है ओटोमन एम्पायर से। ओटोमन एम्पायर जो है आज का जो टर्की है, आज के समय का मैप में देखेंगे अगर आप, यूरोप और एशिया के बॉर्डर पे हैं, तो टर्की जो है वहाँ पे ओटोमन एम्पायर का रूल हुआ करता था। और जो टर्की का जो रूलर होता था या ओटोमन एम्पायर का जो हेड था उसको खलीफा बोलते थे। खलीफा जो होता था वो जो पूरे वर्ल्ड के अंदर के जितने मुस्लिम्स लोग हैं उन सबका स्पिरिचुअल लीडर माना जाता था उस व्यक्ति को, खलीफा को। तो जो ओटोमन एम्पायर था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के अगेंस्ट में लड़ाई कर रहा था और ब्रिटेन जीत गया, ओटोमन एम्पायर हार गया। जब ओटोमन एम्पायर डिफीट हो गया तो ब्रिटेन ने क्या किया कि उस समय जो खलीफा था उसको वहाँ से हटा दिया। उसको हटा दिया तो पूरी दुनिया के अंदर जितने मुस्लिम लोग थे उन सब के अंदर जो है एक गुस्सा आ गया, ठीक है। इट कॉज द वाइड स्प्रेड एंगर एमंग द मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इंडिया के अंदर भी जो मुस्लिम लोग थे उन लोगों ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि आप खिलाफत जो है, खिलाफत कमेटी बनाई गई और ये कहा गया कि आपने खलीफा को क्यों हटाया, है ना। इस चीज़ को लेकर के इंडिया में प्रोटेस्ट हुए। और इंडिया में जो प्रोटेस्ट हो रहा था खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट में, वो लीड कर रहे थे मोहम्मद अली और शौकत अली। इनको हम अली ब्रदर्स भी बोलते हैं, दोनों भाई थे, ठीक है। गांधी जी ने जब ये देखा कि इंडिया के अंदर खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो गया तो उन्होंने इसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। गांधी जी सॉ दिस एज गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर व्हाट, टू ब्रिंग द मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ यूनिफाइड स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश। इंडिया में हुआ क्या था कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम के अंदर यूनिटी कम हो गई थी, ठीक है। और हमको अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई करने में प्रॉब्लम आ रही थी, दोनों मिलकर नहीं लड़ पा रहे थे। तो गांधी जी को ये लगा कि जो है ये खिलाफत मूवमेंट जो है ये एक अपॉर्चुनिटी है। अगर हिंदू लोग भी मिल करके इसमें मुस्लिमों का सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, दोनों जो है एक दोनों के बीच में एक तरीके का ट्रस्ट डेवलप होगा, विश्वास पैदा होगा और हम आगे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में इसको यूज कर सकते हैं। तो गांधी जी ने क्या किया, कांग्रेस को कन्विंस किया कि हम खिलाफत मूवमेंट को इंडिया के अंदर सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि वाई खिलाफत इशू वाज सपोर्टेड इन इंडिया या वाई महात्मा गांधी सपोर्टेड खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। तो इसका रीज़न यही था, टू ब्रिंग द यूनिटी अमंग द हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द रीजंस फॉर द लॉन्चिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यह पूछा गया है व्हाट वाज गांधी जीज आइडिया बिहाइंड लॉन्चिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एज स्टेटेड इन हिज बुक्स हिंद स्वराज, और वाई गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कुल मिलाकर के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था, गांधी जी ने इसे क्यों लॉन्च किया और इसका हिंद स्वराज से क्या रिलेशन है, ठीक है, या उसमें ऐसा क्या कहा गया था हिंद स्वराज बुक में। तो गांधी जी ने जो है 1909 में एक बुक लिखा था हिंद स्वराज, और उस बुक में उन्होंने लिखा है कि ब्रिटिश रूल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस, ठीक है, कि इंडिया में जो हम इंडियंस हैं इन लोगों ने जो है ब्रिटिशर्स का कोऑपरेट किया और इसी वजह से जो है ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल कर पाएँ और अभी तक सर्वाइव इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि जो है हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। तो कहा कि उन्होंने कहा कि अगर इंडियंस जो है ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ब्रिटिश रूल इंडिया के अंदर 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगा और हम स्वराज पालेंगे, यानी कि हम सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, है ना। तो ये गांधी जी का आइडिया था, इसी वजह से उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया था। नेक्स्ट पार्ट है डिफरिंग स्ट्रेंड्स विद इन द मूवमेंट। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड, हु पार्टिसिपेटेड इन इट, हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कन्विंस्ड ऑफ द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन। या सेम क्वेश्चन पूछा गया है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिकेम अ मास मूवमेंट या डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कन्विंस द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन हाउ, ठीक है। तो यानी कि अलग अलग जो ग्रुप है सोसाइटी के अंदर, अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स हैं, जो मास हैं, वो कैसे नॉन कोऑपरेशन को लेकर के कन्विंस हुए और कैसे ये स्टार्ट हुआ, ये पूछा गया है। तो देखिए जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये टाउन्स में, सिटीज़ में स्टार्ट हुआ और वहाँ पे
फर्स्ट पॉइंट देखिए, इन टाउन्स द मूवमेंट, यहाँ पे मूवमेंट होगा, मूवमेंट नहीं होगा। इन टाउन्स द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज़। सिटीज़ के अंदर, शहरों के अंदर मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन से ये मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है। और इसमें हुआ क्या, अलग अलग कैसे जो है सोशल ग्रुप्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट द गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस। हजारों लड़कों ने जो है गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। हेडमास्टर्स और टीचर्स ने रिजाइन कर दिया। लॉयर्स ने कहा कि हम आपके बनाए कोर्ट में लीगल प्रैक्टिस नहीं करेंगे। फॉरेन गुड्स का बाइकआउट किया गया, फॉरेन क्लॉथ्स को जलाया गया, लीकर शॉप्स को पिकेट कर दिया गया, बंद कर दिया गया, और काउंसिल इलेक्शंस को बाइकआउट कर दिया गया। यानी कि जो ब्रिटिशर्स जो काउंसिल इलेक्शन कराते थे हमारे कंट्री के अंदर, उसको हमने बाइकआउट कर दिया। तो ये सब अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं, स्टूडेंट्स, टीचर्स, लॉयर्स, ठीक है। तो ये सब ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया और इस तरीके से जो है ये मास मूवमेंट बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाई द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल्ड इन अर्ली इन द टाउन्स, या वाई वॉज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन इन सिटीज़। क्यों जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल हो गया। तो देखिए इसमें जो देखेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है ना वो शहरों के अंदर स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे ये मतलब हल्का पड़ता चला गया या बंद हो गया। बाद में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अपने आप हल्का पड़ गया। क्यों हुआ, इसका कई रीज़न था। पहला तो मैंने आपको एक बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि जो है हमने फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया, फॉरेन क्लॉथ्स पहनने से मना कर दिया, हमने उसको जलाया। अब उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट क्या है, फिर फॉरेन क्लॉथ्स नहीं पहनेंगे तो हम पहनेंगे जो है खादी। और खादी जो है वो हैंडलूम था, हाथ से बनने वाला कपड़ा था। तो खादी जो है ऑब्वियसली वो बहुत ही महंगा था। ब्रिटेन में जो मिल में कपड़े बनते थे उससे महंगा होता था खादी, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो खादी वॉज टू एक्सपेंसिव एंड बिकॉज ऑफ दिस पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू वियर खादी। सेकेंड रीज़न था, फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन हैड टू बी ओपन। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि स्टूडेंट्स कॉलेज और स्कूल्स छोड़ रहे हैं, अगर टीचर्स रिजाइन कर रहे हैं, वकील अगर जो है एडवोकेट्स कह रहे हैं कि हम लीगल प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो इसकी जगह पे कुछ इंडियन इंस्टीट्यूशंस बनने चाहिए, कुछ स्कूल कॉलेज बने ताकि जो बच्चे वहाँ पढ़ सकें, टीचर्स वहाँ पढ़ा सकें, ताकि उनका घर परिवार चले और बच्चों की पढ़ाई ना रुके। तो उतनी संख्या में, उतनी तेज़ी से हमने इंडियन इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाए, जिससे कि जो है लोग ये ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन छोड़ करके इंडियन इंस्टीट्यूशन में शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से भी लोग क्या हुए, वापस जा करके उसी को ज्वाइन करने लगे, है ना। और टीचर्स और चिल्ड्रन फिर से जो है स्कूल जाने लगे, लॉयर्स फिर से जो है अपने कोर्ट्स में जाकर प्रैक्टिस करने लगे। और इन सब रीजन्स की वजह से जो है ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वो धीमा पड़ गया, ये स्लो डाउन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ पीजेंट मूवमेंट इन अवध। अवध जो है वो यूपी का एक एरिया है और पीजेंट्स का मतलब होता है किसान। तो किसानों का जो मूवमेंट अवध में हुआ उसका क्या रीज़न था, वो कैसे ऑर्गेनाइज किया गया। तो देखिए, मूवमेंट इन अवध वॉज अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स। जो बड़े किसान थे, जो बड़े जमींदार थे, उनके अगेंस्ट में जो है ये मूवमेंट किया गया था। और जो बड़े जमींदार लोग थे ना, वो लोग बहुत ज़्यादा रेवेन्यू का डिमांड करते थे, बहुत ज़्यादा टैक्स का डिमांड करते थे किसानों से, छोटे किसानों से। इस मूवमेंट को लीड किया बाबा रामचंद्र ने, सन्यासी बाबा रामचंद्र ने। और पेजेंट जो है उनको बेगार करना पड़ता था, मतलब कि वो लैंडलॉर्ड्स जो होते थे उनकी ज़मीन पे बिना पैसे का वो काम करते थे, उसको हम बेगार बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति, इफ़ एनी पर्सन वर्क्स विदाउट द पेमेंट, इट इज़ कॉल्ड बेगार। तो किसानों को बेगार करना पड़ता था, है ना। तो पीजेंट मूवमेंट जो है वो क्यों शुरू हुआ अवध में, उसका कुछ डिमांड था। पहला डिमांड ये था कि जो रेवेन्यू है, जो टैक्स आप ले रहे हैं हमसे खेती के ऊपर, उसको आप कम करिए। सेकेंड डिमांड वॉज द एबोलिशन ऑफ बेगार एंड द थर्ड डिमांड वॉज दैट वी विल सोशली बाइकआउट द ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड। जो हमें परेशान करने वाले जो लैंडलॉर्ड्स हैं उसको हम सोशल बाइकआउट करेंगे, उनको हम समाज में जगह नहीं देंगे। कैसे नहीं देंगे, जैसे उसका एक एग्जांपल था नाई धोबी बंद, जो कि अलग अलग पंचायत में जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया। नाई धोबी बंद का मतलब क्या होता है, नाई का मतलब होता है बार्बर और धोबी का मतलब जो कपड़े धोते हैं। तो नाई और धोबी लोगों ने जो है कह दिया कि हम जो है जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स हैं उनके हम काम ही नहीं करेंगे, उनके बाल नहीं काटेंगे, उनके कपड़े नहीं धोएंगे, है ना। तो इससे उनका सोशल बाइकआउट हुआ बड़े लैंडलॉर्ड्स का। तो ये था पीजेंट मूवमेंट इन अवध एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल टू प्रूव दैट ट्राइबल पेजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन डिफरेंट वे। ठीक है, कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अलग अलग तरीके से ट्राइबल पेजेंट्स ने जो है इंटरप्रेट किया, या हाउ डिड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड इन हिल्स और एमंग द ट्राइबल्स। ठीक है, तो देखिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एमंग द ट्राइबल वॉज स्टार्टेड इन गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो गुडेम हिल्स है वहाँ पे ट्राइबल मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया ट्राइबल लोगों के द्वारा। एंड दिस स्टार्टेड इन द फॉर्म ऑफ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट। ठीक है, अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो तो एक्चुअली नॉन वायलेंट मूवमेंट था, है ना, उसमें वायलेंस नहीं होना था। लेकिन ट्राइबल लोगों ने मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट शुरू किया, इसमें जो है छुप करके और अंग्रेजों के ऊपर हमला किया जाता था। ब्रिटिश हैड क्लोज लार्ज एरिया। क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने जो है जो फॉरेस्ट एरिया थे उसको बंद कर दिया था
और ट्राइबल लोगों को उसमें एंटर करने से मना कर दिया था। और इस वजह से ट्राइबल लोग जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। अब उससे प्रॉब्लम क्या होता था, जैसे मान लो कि जो ट्राइबल लोग हैं वो तो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है ना, वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं, फॉरेस्ट में उनकी लाइवलीहुड जुड़ी हुई है, खाना पीना रहना सब जंगल में ही है। और अगर आप जंगल को बंद कर देंगे कि आप इसमें नहीं जा सकते हैं, तो इससे उनको प्रॉब्लम तो होगी। तो ब्रिटिशर्स जो ट्राइबल्स थे, दे नॉट ओनली द लाइवलीहुड वॉज अफेक्टेड बट द ट्राइबल सॉ इट एट एज द अटैक ऑन देयर ट्रेडिशनल राइट्स। ठीक है, उनको ये भी लगा कि जो हमारा ट्रेडिशनल राइट है जंगल के ऊपर उनका अधिकार था ट्राइबल लोगों का, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो जंगल के ऊपर अधिकार है वो भी आप छीन रहे हैं, हमारी आजीविका छीन रहे हैं, हमारा खाना पीना आप छीन रहे हैं, तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। और इसलिए जो है ट्राइबल लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज अल्लूरी सीताराम राजू, और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राजूज कंट्रीब्यूशन इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अमंग द ट्राइबल्स। ठीक है, तो अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में पूछा गया है। देखिए, अल्लूरी सीताराम राजू जो है वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे। उन्होंने ट्राइबल्स लोग जो थे ना, गुडेम हिल्स का जो भी हम लोग पढ़ रहे थे आंध्र प्रदेश में, उन लोगों के मूवमेंट को इन्होंने लीड किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम में। और उन्होंने ये क्लेम किया कि उनके पास बहुत सारी स्पेशल पावर है, वो जो है भविष्य बता सकते हैं, करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन कर सकते हैं, एंड ही कुड हील ट्रीट द पीपल। ठीक है, उन्होंने कहा कि वो लोगों का इलाज कर सकते हैं, सिर्फ टच कर देने से लोग स्वस्थ हो जाएंगे, और अगर उनको बुलेट भी लगेगा, अगर गोली भी लगती है तो वो सर्वाइव कर जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। अल्लूरी सीताराम राजू का ऐसा कहना था। बाद में जो है राजू जो है ये भी था कि राजू जो है अल्लूरी सीताराम राजू जो है वो महात्मा गांधी से इंस्पायर थे बहुत ज़्यादा, और उनके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से इंस्पायर थे। और उन्होंने लोगों से ये भी कहा कि आप खादी पहनिए, ड्रिंकिंग मत करिए, ड्रिंकिंग छोड़ दीजिए, है ना। तो ये सब तो गांधी जी के आइडिया ही थे कि हमको खादी पहनना है, ड्रिंकिंग छोड़ना है। लेकिन साथ ही साथ जो अल्लूरी सीताराम राजू थे वो मानते थे कि स्वराज जो है वो वॉयलेंस से आएगा। ये तो गांधी जी का आइडिया नहीं था। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ट्राइबल लोग हैं उनका जो इंटरप्रिटेशन है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का वो थोड़ा डिफरेंट है। तो राजू मानते थे कि स्वराज कुड बी अचीव्ड ओनली थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस। एंड फाइनली जो है 1924 में राजू को कैप्चर कर लिया गया और उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया, उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। तो ये था अल्लूरी सीताराम राजू की कहानी। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द प्लांटेशन वर्कर्स कंसीव्ड द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, एक तो हम लोगों ने अभी ट्राइबल लोगों का पढ़ा, उसके पहले अवध का पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे प्लांटेशन वर्कर्स का। प्लांटेशन वर्कर्स जो है उनके लिए स्वराज का क्या मीनिंग था। तो देखिए 1859 में ब्रिटिशर्स के द्वारा एक इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट लाया गया था, जिसमें प्लांटेशन वर्कर्स को ये कहा गया था कि आप टी गार्डन जो है असम के, स्पेशली जो असम वगैरह के जो एरिया थे वहाँ पे टी गार्डन जो है आप बिना परमिशन के नहीं छोड़ेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि उन्हें परमिशन भी नहीं मिलता था। अगर वो कभी परमिशन मांगे कि जो है हमें जाना है, घर जाना है या कहीं जाना है, तो उनके जो टी प्लांटेशन के जो मालिक वगैरह होते थे, ओनर्स होते थे, वो परमिशन देते भी नहीं थे। तो ये था इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट 1859। तो बाद में जो है जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ और जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की खबरें जो है वहाँ पे लोगों तक पहुँची प्लांटेशन वर्कर्स के पास, तो उन्हें बिलीव था कि गांधी राज आएगा, है ना, गांधी राज आने वाला है और हर किसी को गांव के अंदर ज़मीन मिलेगा। और इसलिए जो है थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स जो थे प्लांटेशन में काम करने वाले, दे लेफ्ट द प्लांटेशन एरिया, दे डिसोबेड द ओनर्स। उन्होंने अपने ओनर की, अपने मालिक की बात मानने से मना किया, अपना प्लांटेशन एरिया छोड़ करके वो घर की तरफ चल दिए। लेकिन वो कभी घर पहुँचे नहीं। वो जब वो सी पोर्ट के पास या नदी के किनारे जब नाव पकड़ने के लिए या ट्रेन पकड़ने के लिए कहीं गए, तो वहाँ उनको जो है पुलिस वालों ने पकड़ लिया और बहुत बुरी तरीके से मार करके, पीट करके और फिर वापस ला करके प्लांटेशन एरिया में छोड़ दिया। तो ये जो है टी प्लांटेशन वर्कर्स के साथ ये हुआ था जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब ब्रीफली एनी 3 इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का 3 इकोनॉमिक इफेक्ट बताइए। तो पहला तो इफेक्ट ये था कि फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया गया, लीगर शॉप को पिकेट किया गया, फॉरेन क्लॉथ को हमने बर्न किया, जलाया। सेकेंड है कि फॉरेन क्लॉथ्स का जो है बाइकआउट करने की वजह से जो उसका इंपोर्ट है वो 1921 से 1922 के बीच में ही जो है एक साल के अंदर आधा हो गया। और वैल्यू में अगर देखेंगे तो 1921 के स्टार्टिंग तक जो है 102 करोड़ का जो है इंपोर्ट होता था फॉरेन गुड्स, फॉरेन क्लॉथ्स, और वो एक साल के अंदर घट करके 57 करोड़ हो गया। तो इकोनॉमिक इफेक्ट है ना। उसके बाद से इन मेनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज़ टू ट्रेड इन द फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन गुड्स। बहुत सारे जगहों पे व्यापारियों ने जो है फॉरेन गुड्स का ट्रेड करने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हम विदेशी सामान जो है न खरीदेंगे न बेचेंगे। तो ये हुआ इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अगला क्वेश्चन है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, व्हाई डिड महात्मा गांधी डिसाइड टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ बाय महात्मा गांधी, व्हाई इट वाज कॉल्ड ऑफ, है ना।
तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों बंद कर दिया? गांधी जी को ये लगा जो है, गांधी जी फील्ड दैट द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मैनी प्लेसेस। बहुत सारी जगहों पे वायलेंस फैल रहा था इस मूवमेंट की वजह से, और गांधी जी का ये बिलीव था कि ब्रिटिशर्स को के अगेंस्ट में हम पीसफुली ही जीत सकते हैं, वायलेंस करके हम नहीं जीत पाएंगे। तो गांधी जी बिलीव दैट द सत्याग्रही नीड टू बी प्रॉपरली ट्रेंड बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर द मास स्ट्रगल। गांधी जी कहते थे कि अगर सत्याग्रहियों को हम ट्रेन नहीं करेंगे, अगर उनको हम प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देंगे, तो मतलब वो मास स्ट्रगल अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया। और उस समय एक जो मेजर इंसिडेंस जो हुआ था वो था चौरी चौरा इंसिडेंस, जो फरवरी 1922 में हुआ था। चौरी चौरा गोरखपुर के पास में एक जगह है यूपी में। तो वहाँ पे जो है कुछ पुलिस वालों को जो है पुलिस थाने के अंदर जो है घेर करके और आग लगा दिया गया था। कई पुलिस वाले उसमें जल के मर गए थे। तो ये इंसिडेंस जब हुआ चौरी चौरा इंसिडेंस, उसके बाद से महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। अब हम देखेंगे टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो इस बुक का आपके थर्ड पार्ट है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विद व्हाट वेम वाज द स्वराज पार्टी सेटअप, और हु फॉर्म्ड स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी क्यों सेट किया गया था, किसने किया था? तो स्वराज पार्टी जो है वो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास CR दास ने 1923 में सेटअप किया था। क्यों किया था? दे वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन टू द प्रोविंशियल काउंसिल। आपको मैंने बताया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन को बाइकआउट किया गया था, लेकिन स्वराज पार्टी के जो दो लीडर थे, मोतीलाल नेहरू और CR दास, ये चाहते थे कि हम प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। क्यों? क्योंकि इनको ये लगता था कि जब तक हम काउंसिल इलेक्शन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और हम काउंसिल के अंदर पहुंचेंगे नहीं, तब तक जो ब्रिटिशर्स हमारे लिए पॉलिसी बनाते हैं, जो लॉ बनाते हैं, उसका हम अपोज अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ये इनका आइडिया था स्वराज पार्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज साइमन कमीशन एंड व्हाई इंडियंस अपोज्ड इट, और व्हाई डिड साइमन कमीशन विजिट इंडिया, व्हाई वाज इट बाइकॉटेड। साइमन कमीशन क्या था, क्यों बाइकआउट किया गया, क्यों अपोज किया गया? तो ब्रिटेन जो है उसने एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया था अंडर सर जॉन साइमन, इसलिए इसको साइमन कमीशन ही बोलते हैं, जॉन साइमन के नाम पे। ये क्यों सेटअप किया गया था? इसको सेटअप करने का रीज़न था कि इंडिया के अंदर जो बहुत सारे नेशनलिस्ट मूवमेंट हो रहे थे, तो उस मूवमेंट को देखते हुए ब्रिटिशर्स को लगा कि एक कमीशन हमको इंडिया के अंदर भेजना चाहिए। और जो मेन ऑब्जेक्टिव था इस कमीशन का वो था टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। ठीक है, कि इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम कैसा हो, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बने, कब बने, इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने के लिए इंडिया के रिलेटेड इस कमीशन को बनाया गया था, साइमन कमीशन को। प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि इस कमीशन को काम तो दिया गया था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को देखने के लिए, लेकिन इस कमीशन के अंदर कोई इंडियन नहीं था। तो बिना इंडियंस के इंडिया के बारे में डिसीजन कैसे लिया जा सकता था? और इसीलिए जो है इंडियंस लोगों ने जो है साइमन कमीशन का अपोज किया, इसे बाइकआउट कर दिया। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वर द टू इंपॉर्टेंट डिसीजंस टेकन एट लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1929, और डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ कांग्रेस सेशन इन 1929 इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। 1929 में लाहौर के अंदर जो कांग्रेस सेशन हुआ था उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, लाहौर जो है आज इस समय तो पाकिस्तान में है, उस समय यूनाइटेड इंडिया था, इंडिया पाकिस्तान एक ही थे। तो हर साल जो है कांग्रेस एक मीटिंग करती थी जिसे हम कांग्रेस सेशन के नाम से जानते हैं, है ना। तो लाहौर के अंदर जो है 1929 में मीटिंग हुई थी, कांग्रेस सेशन ऑफ 1929, ठीक है, इन लाहौर। और उस सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। इस सेशन में कांग्रेस ने डिमांड किया कि हम पूर्ण स्वराज के लिए लड़ाई करेंगे, हम फुल इंडिपेंडेंस हमें चाहिए, है ना, हमें अंग्रेजों को पूरा भगाना है, पूरा इंडिपेंडेंस हमारा होगा। और ये डिक्लेयर किया गया कि नेक्स्ट ईयर, ठीक है, ये सेशन कब हुआ है 1929 में, नेक्स्ट ईयर यानी कि 1930, ये कहा गया कि 26 जनवरी 1930 को हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। और लोग जो है उस दिन प्लेज लेंगे कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई करनी है, ठीक है। तो ये था लाहौर कांग्रेस सेशन 1929, आप इसको याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड गांधी जी स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या व्हाई डिड गांधी जी कंसीडर्ड सॉल्ट एज द पावरफुल सिंबल ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश, और व्हाट वाज द सॉल्ट सत्याग्रह। सॉल्ट सत्याग्रह क्या था, ठीक है। सॉल्ट सत्याग्रह एक्चुअली वो एक इंसिडेंट था जिसके साथ ही जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, इसीलिए दोनों क्वेश्चन एक ही में मैंने करके रखा है। देखिए, गांधी जी ने क्या किया कि 1930 में उस समय जो है वाइस रॉय जो है, जो गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन को इन्होंने एक लेटर लिखा गांधी जी ने, ठीक है, और उस लेटर में उन्होंने अपने 11 डिमांड्स रखे, 11 डिमांड रखे। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड था वो था कि सॉल्ट टैक्स को एबोलिश किया जाए। सॉल्ट जो है, नमक, वो एक ऐसी चीज़ है जो अमीर हो, गरीब हो, रिच पुअर, हर कोई कंज्यूम करता है, और हमारे फूड का एक बहुत ही एसेंशियल आइटम है ये, है ना। तो महात्मा गांधी जी को ये लगा कि ये एक ऐसी चीज़ है, जो नमक है वो एक ऐसी चीज़ है जो पूरे कंट्री को यूनाइट कर सकती है, बाकी कोई भी चीज़ नहीं कर सकती है। कॉटन मूवमेंट रहा, वो गुजरात में हुआ,
इंडिगो मूवमेंट बिहार से जुड़ा हुआ था, है ना। लेकिन अगर नमक पे हम आंदोलन करेंगे तो पूरे देश के लोग जुड़ जाएंगे उसमें, चाहे वो अमीर हो गरीब हो किसी भी रिलीजन का हो, क्योंकि नमक तो हर कोई खाता है। प्रॉब्लम क्या थी नमक के साथ? प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने बहुत ही हैवी टैक्स इम्पोज करके रखा था सॉल्ट के ऊपर, और गवर्नमेंट की मोनोपोली थी प्रोडक्शन के ऊपर, यानी कि नमक बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स करेंगे और वही बेचेंगे, और खूब ज़्यादा टैक्स लगा के बेचते थे वो। तो गांधी जी कहते थे कि ये मतलब बहुत ही ये बुरा काम कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, है ना। तो उन्होंने उस जो 11 डिमांड्स भेजे थे लॉर्ड इरविन को, उसमें एक डिमांड ये भी था कि आप सॉल्ट के ऊपर से मोनोपोली हटाइए अपना, ठीक है, जो एक अधिकार है आपका कि आप ही बनाएंगे नमक, वो हटाइए, टैक्स हटाइए, है ना। और गांधी जी ने अल्टीमेटम दिया कि अगर ये डिमांड जो है, हमने जो 11 डिमांड रखे हैं वो 11 मार्च 1930 तक आप मान लो, अगर नहीं मानोगे तो कांग्रेस जो है एक सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन स्टार्ट कर देगी। और ये डिमांड जो है, सिंस द डिमांड वर नॉट एक्सेप्टेड, महात्मा गांधी ने अपना डांडी मार्च स्टार्ट किया अपने 78 अपने वॉलंटियर्स के साथ, और ये मार्च जो था वो 240 माइल्स का था, ठीक है, 240 मील की यात्रा थी साबरमती आश्रम से डांडी तक। और वॉलंटियर्स जो है वो डेली 10 मील चलते थे, ठीक है। तो 240 माइल्स 24 डेज में इन लोगों ने कंप्लीट किया। गांधी जी डांडी पहुंचते हैं अपने वॉलंटियर्स के साथ, वहाँ पे उन्होंने जो समुद्र का पानी है उसको बॉयल करके नमक बनाया, और नमक जैसे ही उन्होंने बनाया तो जो एक नियम था, जो एक लॉ था कंट्री के अंदर कि लॉ जो है सॉल्ट जो है वो सिर्फ जो है ब्रिटिशर्स बनाएंगे वही बेचेंगे, ये लॉ ब्रेक हो गया, ठीक है। तो गांधी जी वायलेटेड द लॉ बाय प्रोड्यूसिंग द सॉल्ट ऑफ बाय बॉइलिंग द वाटर, ठीक है, सी वाटर, ऑन 6 अप्रैल 1930, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही उन्होंने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया, दिस स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो सॉल्ट सत्याग्रह जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। अगला है हाउ वॉज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कैसे अलग था सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कॉपरेशन। देखिए बहुत सारी चीज़ें तो सेम थी, लेकिन कुछ कुछ अंतर थे, बहुत ही बेसिक से अंतर था। देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट में स्टार्ट किया गया था 1920 में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, हमें कि फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, उसलिए स्टार्ट किया गया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो एक पहला ऐसा मास मूवमेंट था जिसमें लार्ज नंबर में पीजेंट्स ने, वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पहला ऐसा मूवमेंट था जिसमें वीमेन ने पहले सबसे बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट किया। अब जो बेसिक अंतर है, जो बहुत ही मेन अंतर है, जो मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में, दोनों मूवमेंट के बीच में, वो ये है कि इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पीपल वेर आस्क्ड नॉट टू कोऑपरेट विद ब्रिटिश, ठीक है, कि हम ब्रिटिशर्स से कोऑपरेट नहीं करेंगे। ब्रिटिशर्स कहते हैं कि ये मेरे देश का कपड़ा है, आप पहनो, हम नहीं पहनेंगे उसको, ठीक है। और अगर जो है, और दूसरा जो है, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, उसमें क्या था, उसमें था कि हम कोऑपरेट भी नहीं करेंगे, और हम जो कॉलोनियल लॉज हैं, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए कानून हैं, उसे हम तोड़ेंगे भी, वी विल वायलेट द कॉलोनियल लॉज। दोनों में ये अंतर है। एक एग्जाम्पल से अगर मुझे समझाना हो तो इसको ऐसे समझिए, जैसे कि मान लीजिए सॉल्ट है ना, नमक। तो अगर सॉल्ट के ऊपर एक्शन लेना होता हमें नॉन कोऑपरेशन में, तो हम कहते हैं कि हम नमक नहीं खाएंगे, वी विल बायकॉट द सॉल्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो है सिर्फ अंग्रेज नमक बनाते हैं, वो उससे कमाते हैं, हम इसे नहीं खाएंगे, तो हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस में हम कोऑपरेट भी नहीं करेंगे, और साथ ही साथ हम लॉ को ब्रेक भी करेंगे, हम आपसे नमक खरीदेंगे भी नहीं, और हम लॉ को ब्रेक करेंगे, हम नमक खुद बनाएंगे, ठीक है। तो ये था दोनों में डिफरेंस, एक में हम कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, दूसरे में हम लॉ को भी ब्रेक कर रहे हैं। तो ये दोनों डिफरेंस आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हाउ डिड इट बिकम अ मास मूवमेंट। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसको डिस्क्राइब करिए, ये मास मूवमेंट कैसे बन गया। तो देखिए जो डांडी मार्च था उससे स्टार्ट हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये तो मैंने आपको बता दिया। सेकंड पॉइंट है पीपल आस्क नॉट ओनली टू रिफ्यूज कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश बट ऑल्सो टू ब्रेक द कॉलोनियल लॉज। थर्ड पॉइंट है थाउजेंड्स पीपल ब्रोक द सॉल्ट लॉ एंड मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दे ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज। एज द मूवमेंट स्प्रेड foreign clothes were boycotted, liquor shops were picketed and peasants refused to pay revenue and चौकीदारी टैक्सेस, ठीक है। जो लोगों ने नमक कानून तोड़ा, ठीक है, उसके बाद से फॉरेन क्लॉथ्स को बाइकआउट किया, फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया, सॉल्ट फैक्ट्रीज के आगे मूवमेंट किया, लिकर शॉप को बंद कराया, और पेजेंट्स ने कहा कि हम कोई आपको रेवेन्यू, चौकीदारी टैक्स कुछ भी नहीं देंगे। और जो विलेज ऑफिशियल्स थे उन्होंने बहुत सारी जगहों पे रिज़ाइन कर दिया कि हम सरकार के अंडर में रह करके काम नहीं करेंगे।
और जो फॉरेस्ट पीपल थे, जो फॉरेस्ट के अंदर लोग रहते थे, जो स्पेशली जो ट्राइबल पीपल थे, उन लोगों ने फॉरेस्ट लॉ को मानने से मना कर दिया। फॉरेस्ट लॉ कहता था कि आप जो है फॉरेस्ट के अंदर बिना परमिशन के एंटर नहीं करेंगे। लोगों ने कहा कि हम एंटर करेंगे, हम लॉ को वायलेट करेंगे। लोगों ने फॉरेस्ट लॉ को वायलेट किया, जंगल के अंदर गए, वहाँ से लकड़ियाँ बटोरा, अपने जानवरों को चराना शुरू कर दिया, है ना। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बेसिकली हम क्या कर रहे थे, लॉ को वायलेट कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी जी कॉल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्यों कॉल्ड ऑफ किया? तो इसके कई सारे रीज़न है। जो पहला रीज़न ये है कि बहुत सारे जो मेन कांग्रेस लीडर थे उन सबको 1930 तक जो है अरेस्ट कर लिया गया था, अप्रैल 1930 तक। और जब उनके लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया तो अब भीड़ को जो है, मास को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। भीड़ जो है गुस्से में थी, क्राउड वॉज एंग्री एंड दे डेमोन्स्ट्रेटेड एट मैनी प्लेसेस। ठीक है, उन लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट किया पेशावर की गलियों में, सड़कों पे। ठीक है, पुलिस वालों ने उनके ऊपर गोलियां चलाई, हज़ारों लोग मरे, सैकड़ों लोग मरे। ठीक है, फिर महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद जो है सोलापुर, जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो है सोलापुर के, उन लोगों ने पुलिस पोस्ट के ऊपर अटैक किया, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक किया, लॉ कोर्ट्स के ऊपर अटैक किया, रेलवे स्टेशन के ऊपर अटैक किया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और वायलेंस इतना बढ़ा कि जो गवर्नमेंट थी वो डर गई, और डर के मारे उसने जो है लोगों के ऊपर हिंसा करना शुरू किया, पूरी तरीके से उन्हें मारना, कुचलना, गोलियां चलाना। ठीक है, ब्रूटल रिप्रेशन गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया। और जो पीसफुल सत्याग्रही थे, जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर भी अटैक किया गया, महिलाओं के ऊपर अटैक किया गया, बच्चों के ऊपर अटैक किया गया, उन्हें बुरी तरीके से पीटा गया, लाखों लोगों को अरेस्ट कर लिया ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, और इतना वायलेंस हुआ, इसको देखते हुए गांधी जी ने कहा कि आई एम कॉलिंग ऑफ दिस मूवमेंट। गांधी जी ने इस मूवमेंट को बंद करने का डिसीजन ले लिया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट जो है वो मार्च 1931 में स्टार्ट हुआ था। 9 मार्च 1931 में साइन किया गया था गांधी इरविन पैक्ट। पैक्ट का मतलब होता है समझौता। तो महात्मा गांधी, इरविन, जो उस समय वाइसरॉय था इरविन, तो गांधी और इरविन के बीच में जो है एक पैक्ट साइन किया गया था, एक समझौता साइन किया गया था मार्च 1931 में। इस एक्ट में क्या था, इस पैक्ट में क्या था, फैक्ट लिखा हुआ है, पैक्ट होगा। By this pact, the Congress agreed to join the second round table conference in London। ठीक है, जो दूसरा जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था लंदन के अंदर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। फर्स्ट वाले में कांग्रेस ने नहीं पार्टिसिपेट किया, मना कर दिया कि हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, आपसे हमें कोई बातचीत नहीं करनी होती है, नहीं करनी है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अलग अलग, वो सब बैठेंगे और बैठ के बातचीत करेंगे। ठीक है ना, राउंड टेबल पे ही तो सब एक दूसरे को देख पाएंगे। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले गांधी इरविन पैक्ट हुआ, और उसमें कांग्रेस ने कहा कि ठीक है, हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में होगा वहाँ हम जाएंगे। ठीक है, और इसी एग्रीमेंट में ये भी हुआ कि इरविन ने ये कहा कि हम जितने लोगों को हमने अरेस्ट किया है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान, उन सब लोगों को हम फ्री कर देंगे जेल से। और गांधी जी ने कहा कि मैं कांग्रेस की तरफ से मैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आऊँगा, और उन्होंने इसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फाइनली कहा कि हम ठीक है, इसको हम बंद कर रहे हैं। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बंद हुआ गांधी इरविन पैक्ट के बाद। ठीक है, गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने भी गए, और थर्ड जो हुआ, जितने लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उन सबको जो है रिलीज कर दिया गया जेल से। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी जी री लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया था, फिर गांधी इरविन पैक्ट के बाद जो के समय में उन्होंने उसे कॉल्ड ऑफ कर लिया, वापस ले लिया, फिर उसे रीलॉन्च किया। रीलॉन्च क्यों किया? रीलॉन्च इसलिए किया कि जब गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए तो वहाँ बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए, उन्हें कुछ नहीं मिला, उनके हाथ कुछ नहीं मिल लगा, है ना। जब वो इंडिया वापस आए, उन्होंने यहाँ आने के बाद देखा कि गवर्नमेंट फिर से वही काम चालू कर दिए, लोगों को मारना, पीटना, जेल में डालना, गोली चलाना, है ना। गफ्फार खान जो थे, जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों को जेल में डाल दिया गया था। कांग्रेस को कह दिया गया कि कांग्रेस इज एन इलीगल पार्टी। ठीक है, तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टेप्स ले रही थी गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जैसे लोगों को मीटिंग करने से मना कर दिया गया, डेमोन्स्ट्रेशन आंदोलन करने से मना कर दिया गया, बाइकआउट नहीं कर सकते थे किसी भी चीज़ का। तो ये सब जो स्टेप्स लिए जा रहे थे, तो ये सब देख करके गांधी जी को लगा कि जो है ये ब्रिटिशर्स जो है गांधी इरविन पैक्ट में जो कहा गया था उसको नहीं मान रहे हैं, और फिर से उन्होंने वही काम करना शुरू कर दिया है जो पहले करते थे। तो गांधी जी ने बहुत ही आशंका के साथ, विद ग्रेट एप्रीहेंशन, गांधी जी ने री लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उन्होंने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर दिया। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, व्हाई डिड दे ज्वाइन। देखिए, इसमें जो है ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इस क्वेश्चन के बेसिस पे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जो सोसाइटी के अंदर अलग अलग सोशल ग्रुप्स थे, उन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। हर किसी के अपने अपने मोटिव्स थे कि क्यों पार्टिसिपेट कर रहे थे, हर किसी की कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थी। क्या क्या थी? देखिए, पहला जो ग्रुप है वो है रिच पेजेंट्स। रिच पेजेंट्स मतलब जो अमीर किसान हैं,
बड़े लैंडलॉर्ड्स वगैरह हैं, है ना। तो रिच पीजेंट कम्युनिटीज़ लाइक पाटीदार ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश ज्वाइन द मूवमेंट बिकॉज बीइंग प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल क्रॉप दे वेर हार्ड हिट बाई द trade depression and falling prices due to the refusal of the government to reduce the revenue demand made them fight against the high revenue। ठीक है, जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, जो बड़े पेजेंट्स थे, जो बड़े किसान थे, अमीर किसान थे, उसमें बेसिकली दो कम्युनिटीज़ एक दिखती है, एक तो गुजरात के पाटीदार और दूसरे उत्तर प्रदेश के जाट। इन लोगों ने मूवमेंट को पार्टिसिपेट किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। क्यों पार्टिसिपेट किया? क्योंकि ये कमर्शियल क्रॉप ग्रो करते थे या कमर्शियल लेवल पे क्रॉप्स को ग्रो करते थे। ठीक है, मतलब बेचने के लिए, खाने के लिए नहीं। इनका मेन मोटिव था कि हम बड़े स्केल पे खेती करेंगे और अपने क्रॉप्स को बेचेंगे। लेकिन उस समय ट्रेड डिप्रेशन हो गया, है ना, ट्रेड डिप्रेशन चल रहा था, व्यापार में जो है कमी आ रही थी, जो फसल है उसकी दाम कम होती चली जा रही थी, इससे इनका नुकसान हो रहा था। और दूसरा क्या था, गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम जो है आपसे रेवेन्यू जो लेते हैं, जो टैक्स लेते हैं, वो उतना ही लेंगे, है ना। तो ये जो हाई रेवेन्यू जो लिया जा रहा था इन बड़े किसानों से, उसके अगेंस्ट में मूवमेंट करने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए रिच पेजेंट्स लोगों ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। दूसरा है पुअर पेजेंट्स। पुअर पेजेंट्स ने जो है मूवमेंट को ज्वाइन किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है पुअर पेजेंट्स मोस्टली वो लोग थे जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती थी, और ये जो है बड़े लैंडलॉर्ड्स की ज़मीन पे खेती करते थे, और उस खेत की ज़मीन के बदले जो है वो लोग उन बड़े लैंडलॉर्ड्स को रेंट दिया करते थे, किराया देते थे ज़मीन का। तो इनको मुश्किल आ रही थी उस रेंट को चुकाने में, तो वो चाहते थे कि जितना रेंट इन लोगों ने नहीं चुकाया है उस सब रेंट को माफ़ कर दिया जाए, उस सब रेंट को जो है जो लैंडलॉर्ड्स है उसको रेमिट कर दे। ठीक है, लेने से मतलब वो कह दें कि हम आपसे ये रेंट अब नहीं लेंगे। तो ये उस रेंट से छुटकारा पाना चाहते थे। तो पुअर पेजेंट्स इस वजह से जो है उन लोगों ने इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो पुअर पेजेंट्स थे और जो कांग्रेस थी, इन दोनों के बीच में कभी ट्रस्ट नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो पुअर पेजेंट्स को खुल के सपोर्ट नहीं करती थी। जो पुअर पेजेंट्स थे वो नो रेंट कैंपेन चला रहे थे कि हम रेंट नहीं देना चाहते हैं, और कांग्रेस जो है इस नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। क्यों नहीं सपोर्ट कर पा रही थी? क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो पुअर पेजेंट्स को सपोर्ट करेगी तो जो रिच पेजेंट्स हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। तो इस वजह से कांग्रेस और पुअर पेजेंट्स के बीच में हमेशा जो है एक तरीके से ट्रस्ट नहीं रहा। तीसरा जो ग्रुप था वो था बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास जो है उसने कॉलोनियल पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में रिएक्ट किया। क्यों? क्योंकि जो है दे वांटेड टू एक्सपेंड देयर बिजनेस। ठीक है, और इसके लिए वो चाहते थे कि जो अंग्रेज़ जो है, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो अपने कंट्री से जो सामान ला करके हमारे कंट्री के अंदर बेच रहे हैं उससे उनको थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिले। होता क्या था जो है कि हमारे यहाँ के जो बिजनेसमैन थे वो अपने कंट्री का सामान बेचना चाहते थे, ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि अपने कंट्री से सामान ला के बेचते थे और सस्ता बेचते थे, है ना, और हमारे कंट्री का सामान दूसरे कंट्री में नहीं जा पाता था। तो वो चाहते थे कि जो उनका बिजनेस है, जो हमारे इंडियन जो बिजनेसमैन है, उनका बिजनेस एक्सपेंड करे, फैले, और जो विदेश से जो सामान हमारे कंट्री के अंदर आ रहा है उससे उनको प्रोटेक्शन मिले। ठीक है, वो ज़्यादा ना आए, ज़्यादा मात्रा में ना आए, ताकि इनका सामान बिक सके। तो दे थॉट द स्वराज वुड कैंसिल कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, इनको लगता था बिजनेस क्लास को कि जो स्वराज आएगा तो कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और साथ ही साथ ट्रेड जो होगा वो बहुत तेज़ी से फैलेगा, क्योंकि कोई किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। अगला है इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास के साथ क्या था? इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास जो है वो बहुत बड़ी संख्या में उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास के अंदर मतलब इंडस्ट्री के अंदर जो वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले मजदूर हैं, तो नागपुर रीजन में लोगों ने पार्टिसिपेट किया इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ने। सम वर्कर्स डिड पार्टिसिपेटेड इन सेलेक्टिवली अडॉप्टिंग सम ऑफ द गांधीयन प्रोग्राम लाइक बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स एज पार्ट ऑफ देयर ओन मूवमेंट अगेंस्ट द लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास जो था, जो इंडस्ट्री के अंदर वर्किंग क्लास था, उसका प्रॉब्लम क्या था? उसके दो प्रॉब्लम्स थे। पहला कि जो है वो इंडस्ट्री के अंदर काम करता है, इंडस्ट्री का जो मालिक है वो उनको वेजेस कम देता है, पैसे कम देता है, और दूसरा जो है वर्किंग आवर बहुत ज़्यादा हैं, कंडीशन अच्छी नहीं है काम करने की। ठीक है, बहुत साफ़ सफाई नहीं है, गंदगी है, रहने की जगह नहीं है। तो इन सब चीज़ों के अगेंस्ट में इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ने भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। फिफ्थ ग्रुप जो था वो था वीमेन। ये पहला ऐसा मूवमेंट था जब महिलाओं ने बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, है ना। और उन लोगों ने क्यों पार्टिसिपेट किया? उन लोगों के पार्टिसिपेट करने का ये था एक मोटिव जो है कि उनको उनकी डिग्निटी मिले सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर उनको पहचान मिले। जैसे कि जो है उन्हें पढ़ने का अधिकार, बाहर निकलने का अधिकार, काम करने का अधिकार, ये सब मतलब बहुत कंजर्वेटिव सोसाइटी हुआ करती थी। तो इंडिया के अंदर महिलाओं को बराबरी का दर्जा तो था नहीं, तो उन्हें बराबरी का दर्जा मिले, इसलिए उन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। मार्चेस में प्रोटेस्ट किया, सॉल्ट जो है मैन्युफैक्चर करने का काम किया,
फॉरेन क्लॉथ्स को पिकेट किया, लीकर शॉप पिकेट किया, जेल भी गई महिलाएं जो है ना। सरोजिनी नायडू एक मेजर नाम है इस दौरान की। तो ये सब जो है अलग अलग ग्रुप्स जो है क्यों पार्टिसिपेट कर रहे थे, ये इसका आंसर होगा आपके लिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसमें ये जो अलग अलग ग्रुप्स हैं ना, इसके अलग से क्वेश्चन आ सकते हैं 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के, कि वाई रिच पीजेंट्स कम्युनिटी पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वाई पुअर पीजेंट्स पार्टिसिपेटेड, वाई बिजनेस क्लास पार्टिसिपेटेड, वाई वीमेन पार्टिसिपेटेड, वाई इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास पार्टिसिपेटेड। ये एक का जो है एक क्वेश्चन आ सकता है ना। तो आप इसको जो है, जो इसमें पॉइंट्स लिखे गए हैं, इसी को आप लिखेंगे आंसर में। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि एक और क्वेश्चन आता है कि जब मूवमेंट को रीलॉन्च किया गया था, मैंने आपको बताया अभी पहले ना कि वाई डिड गांधी जी रीलॉन्च। तो जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च किया ना, तो रीलॉन्च के बाद जो है इसमें से बहुत सारी कम्युनिटी ने फिर से पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको ये लग रहा था कि जब पहली बार मूवमेंट स्टार्ट हुआ, हमने उसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है, और कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला है ना, तो उससे क्या फ़ायदा। फिर जब मूवमेंट को रीलॉन्च किया गया तो इन लोगों ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। तो किसी भी कम्युनिटी का अगर पूछा जा रहा है, मान लीजिए रिच पीजेंट का पूछा गया, पुअर पीजेंट का पूछा गया, बिजनेस क्लास का पूछा गया, किसी भी कम्युनिटी का अगर पूछा जा रहा है कि वाई दिस कम्युनिटी डिड नॉट पार्टिसिपेट आफ्टर रीलॉन्चिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, आप उसका सिंपल सा आंसर यही लिखिए। पहले तो ये लिख लीजिए जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है, कि क्यों पार्टिसिपेट किया पहली बार, और दूसरी बार वाले में लिखिए कि रीलॉन्च में क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया, क्योंकि देयर डिमांड वाज नॉट फुलफिल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट लॉन्चिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डिड गांधी जी एंड डॉक्टर अंबेडकर केम इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट इन द सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस एंड व्हाट वाज द रिजल्ट, एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द पूना पैक्ट ऑफ 1932। देखिए, इसमें मैंने बताया कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो गांधी इरविन पैक्ट के बाद हुआ था, उसमें महात्मा गांधी कांग्रेस की तरफ से गए थे। जब महात्मा गांधी उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, तो उसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर भी गए थे। डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस की तरफ से नहीं थे, वो अपने कम्युनिटी का जो है ना, जो दलित कम्युनिटी उस समय थी, उसका रिप्रेजेंटेशन लेकर के वहाँ पे गए थे। तो डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में वहाँ पे क्लैश हो गया था उस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। क्यों हुआ था? उसके बाद एक पूना पैक्ट भी हुआ, वो क्यों हुआ वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए, डॉक्टर अंबेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स। अंबेडकर ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों के सामने एक डिमांड रखा कि दलित लोगों के लिए हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये है कि जब चुनाव होगा तो हमें जो कुछ कंस्टिट्यूंसी ऐसी चाहिए, कुछ चुनाव क्षेत्र ऐसे चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ दलित लोग चुनाव लड़ेंगे और सिर्फ दलित लोग ही वोटिंग करेंगे। इसको हम बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। तो गांधी जी ने वहाँ पे इसका अपोज किया। गांधी जी को लगता था कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिलने से जो दलित लोग हैं उनका सोसाइटी के अंदर जो मैं इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ, मतलब गांधी जी जो चाहते थे कि दलित लोग बाकी लोगों के साथ मिल करके रह सके, इंटीग्रेशन हो सके, वो जो प्रोसेस है वो स्लो पड़ जाएगा। क्योंकि ये लोग खुद चाहते हैं, मतलब दलित लोग अगर खुद अलग होना चाहेंगे कि हमें खुद अलग से इलेक्टोरेट चाहिए, अलग सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, तो इससे इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम आएगी। तो गांधी जी ने उसका अपोज कर रहे थे, है ना। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो चाहिए था कि जैसे हो सके जितना पार्ट हो सके सोसाइटी का तोड़ दो, है ना, कास्ट के बेसिस पे तोड़ो, रिलीजन के बेसिस पे तोड़ो। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट तुरंत एग्री हो गई, ठीक है अम्बेडकर जी, हम आपको दे रहे हैं, ये आपके डिमांड को मान ले रहे हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया, है ना, दलित लोगों को। अम्बेडकर जो है फाइनली एक्सेप्टेड गांधी जी पोजिशन, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स जो है अम्बेडकर के डिमांड को मान लिए, और जब उन्होंने अम्बेडकर के डिमांड को मान लिया, सेपरेट कंस्टिट्यूंसी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया, तो गांधी जी जो है फास्ट पे चले गए, आंदोलन, अनशन, है ना, भूख हड़ताल, कि मैं जो है मृत्यु तक जो है भूख हड़ताल करूँगा, नहीं तो अम्बेडकर से कहा कि अपना ये डिमांड वापस ले लो। फाइनली अम्बेडकर जो है वो उन्होंने गांधी जी की पोजीशन को एक्सेप्ट किया, और उसके बाद गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में जो है एक पूना पैक्ट साइन किया गया 1932 में सितंबर में। क्या था पूना पैक्ट? पूना पैक्ट इट गेव द डिप्रेस्ड अ रिजर्व्ड सीट इन द प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट दे वेयर टू बी वोटेड ओनली इन द जनरल इलेक्टोरेट, ठीक है। अम्बेडकर ने जो डिमांड मांगा था वो था सेपरेट इलेक्टोरेट का, जिसमें दलित लोग चुनाव लड़ते, दलित लोग ही वोटिंग करते, बाकी लोग उस एरिया की वोटिंग नहीं कर पाते। लेकिन गांधी जी के साथ जब इनका जो है पूना पैक्ट साइन हुआ तो उसमें ये कहा गया कि हम आपको जो है प्रोविंशियल काउंसिल में और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपके लिए हम कुछ रिजर्व्ड सीट देंगे, यानी कि कुछ सीट्स ऐसी होंगी, कुछ कंस्टिट्यूंसीज ऐसी होंगी जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दलित लोग ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वोटिंग करने का जो राइट होगा वो जनरल इलेक्शन की तरह होगा, हर कोई उसमें वोट दे सकता है ना, वोटिंग राइट सिर्फ दलित लोगों के पास नहीं होगा। तो ये था जो है गांधी और अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट ऑफ 1932। अगला है व्हाट वेयर द लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो हुआ इसका लिमिटेशंस क्या थे, इसके अंदर क्या क्या कमियां थी।
तो पहला है कि फॉर द लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित्स फियरिंग ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीज द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदू, देयरफॉर दलित्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। बहुत लंबे समय तक जो कांग्रेस थी उसने दलित कम्युनिटी को इग्नोर किया, इसीलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में दलित लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया? क्योंकि कांग्रेस इस मूवमेंट को लीड कर रही थी और कांग्रेस जो है दलित लोगों को सपोर्ट नहीं करती थी। क्यों नहीं सपोर्ट करती थी? वो इसलिए सपोर्ट नहीं करती थी कि अगर दलित लोग को सपोर्ट करेंगे तो जो हाई कास्ट हिंदू हैं, हिंदू धर्म के अंदर जो उच्च जाति के लोग हैं, जो सनातनी लोग हैं, वो लोग ऑफेंड हो जाएंगे, वो लोग गुस्से में आ जाएंगे और उनका गुस्सा नहीं झेलना चाहती थी कांग्रेस उस समय, है ना। तो इसलिए उसने दलित लोगों को सपोर्ट नहीं किया और दलित लोगों ने मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। उसके बाद some of the Muslim political organization did not respond to the civil disobedience movement since the Congress is more associated with the Hindu association। ठीक है, बहुत सारे जो हिंदू ग्रुप्स बनाए गए थे, जैसे हिंदू महासभा थी, आरएसएस थी, उसके साथ कांग्रेस की जो है नज़दीकियाँ थी, कांग्रेस उनके साथ जुड़ी हुई थी। और ये जो मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको लगता था कि ये चूँकि हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के लीडर, इसलिए वो ये हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। तो इसीलिए मुस्लिम लोगों ने भी जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं किया। तीसरा जो था पॉइंट वो था द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पेजेंट एंड कांग्रेस रिमेंड अनसर्टेन ड्यूरिंग द पीरियड। मैंने आपको बताया ना कि जो पुअर पेजेंट्स थे वो उनको जो ये कांग्रेस पार्टी थी वो सपोर्ट नहीं कर रही थी। क्यों नहीं सपोर्ट कर रही थी? कांग्रेस डिड नॉट वांट टू अपसेट द रिच पेजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स एंड वाज अनविलिंग टू सपोर्ट कैंपेन ऑफ द पुअर पेजेंट्स इन मोस्ट प्लेसेस। वो कांग्रेस को लगता था कि अगर हम पुअर पेजेंट्स को सपोर्ट करेंगे तो पुअर पेजेंट्स को का सपोर्ट करने का मतलब ये है कि आप रिच पेजेंट्स के अगेंस्ट में जाइए, क्योंकि पुअर पेजेंट्स जो है वो अंग्रेजों से नाराज़ नहीं थे, वो तो लैंडलॉर्ड से नाराज़ थे, बड़े बड़े जो किसान थे उनसे नाराज़ थे। तो अगर हम पुअर पेजेंट्स को सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम रिच पेजेंट्स के अगेंस्ट में जाएंगे, और कांग्रेस ऐसा नहीं करना चाहती थी, इसलिए कांग्रेस ने कभी पुअर पेजेंट्स का अच्छे से सपोर्ट नहीं किया। लास्ट पार्ट है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। अब इसमें जो है देखिए, ये बुक में तो 2-3 पेज का दिया हुआ है आपके और बहुत बड़ा पोर्शन लगता है, लेकिन इसमें जो है क्वेश्चन एक ही टाइप से आता है और आंसर एक ही टाइप से बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ हैड अ वेराइटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस डेवलप्ड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स नेस इन इंडिया ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। ठीक है, जो कल्चरल प्रोसेसेस है, जो कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उसने लोगों के अंदर कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस कि हम सब एक हैं, इसकी फीलिंग को कैसे लाया 19th सेंचुरी में। या नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन। नेशनलिज्म तब फैलता है जब लोग विश्वास करते हैं कि वो सब एक ही नेशन से जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर सेम होगा, या कुछ भी अगर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग से पूछा जाता है, इंडिया से रिलेटेड कल्चरल मूवमेंट से पूछा जाता है, तो आंसर आप यही लिख करके आइएगा। देखिए, वी हैड अ वेराइटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस दैट डेवलप्ड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस इन इंडिया ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी एंड दीज आर फॉलोइंग्स। तो क्या क्या कल्चरल प्रोसेसेस थे? कल्चर का मतलब ये है कि उसमें हिंसा वाली बात नहीं है, हमारा जो कल्चर है उससे हम क्या मूवमेंट को जोड़ रहे हैं। तो पहला था कल्चरल प्रोसेसेस। देखिए, फिगर और इमेजेस हेल्प्ड टू क्रिएट एन इमेज विद विच पीपल आइडेंटिफाई देयर नेशन। देखिए, हर कंट्री ने उस समय, ठीक है, अपने नेशनलिस्ट मूवमेंट के दौरान कुछ इमेजेस क्रिएट किए हैं, है ना। जैसे कि आपने नेशनलिज्म इन यूरोप में पढ़ा होगा, जर्मेनिया के बारे में, मैरियन के बारे में, है ना। वैसे ही इंडिया के अंदर एक भारत माता की इमेज तैयार की गई। अवनींद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले भारत माता का इमेज तैयार किया, ठीक है, एक पिक्चर बनाया जो कि बहुत ही काम थी, डिवाइन थी, स्पिरिचुअल थी भारत माता, है ना। तो लोग उस भारत माता को देख करके लोगों को लगता था कि हाँ, वी विल फाइट फॉर दिस, है ना, और हम इनके लिए लड़ाई करेंगे, ये हमारी भारत माता है ना। उसके बाद सेकंड है इंडियन फोकलोर। फोकलोर का मतलब है जो लोकगीत, लोक संगीत, लोक नृत्य जो होते हैं ना, अलग अलग एरिया के अलग अलग। तो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप्ड थ्रू द मूवमेंट टू रिसीव इंडियन फोकलोर। ठीक है, आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप्ड थ्रू अ मूवमेंट टू रिसीव इंडियन फोकलोर। फोक टेल्स गेव अ ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर। हमारा ट्रेडिशनल कल्चर कैसा होगा, कैसा था, है ना, कि सब कैसे पता चलता है? ये पता चलता है हमें फोकलोर से। जो लोक कहानियाँ आप सुनते हैं, है ना, अलग अलग जैसे एरिया हैं, है ना, कि जैसे मान लिया आप किसी भी इंडिया के किसी भी पार्ट में आप रहते हो, आपको अपने एरिया के कुछ ऐसे वीरों की कहानियाँ सुनने को मिलती हैं जिन्होंने बहुत पहले बहुत महान काम किया, या बहुत कोई अच्छी कहानी जो आपको इंस्पायर करती हो, उस एरिया के, वो एरिया कितना अच्छा था, कितना महान था, उसके बारे में पता चलता है, उसको फोकलोर कहते हैं। तो ये फोकलोर से जो कहानियाँ थी उसको जो है लोगों ने डेवलप करना शुरू किया।
तीसरा है नेशनल सिंबल्स। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान, जैसे स्पेशली जो बंगाल का स्वदेशी मूवमेंट हुआ, उस दिन ट्राई कलर उस टाइम जो है डिज़ाइन किया गया, एक तिरंगा डिज़ाइन किया गया भारत के लिए। और गांधी जी ने एक स्वराज फ्लैग डिज़ाइन किया था 1921 में। तो लोग जब मूवमेंट करते थे उस स्वराज फ्लैग को लेकर के मार्च करते थे, तो लोगों के अंदर एक यूनिटी की फीलिंग आती थी। होता है ना कि जब हाथ में आप झंडा लेकर के आंदोलन करते हैं तो एक अलग फीलिंग आती है, आपके अंदर एक जोश अलग तरीके का आता है। अगला पॉइंट है री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, है ना। हिस्ट्री जो है, जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारे कंट्री का हिस्ट्री लिखना शुरू किया, और उस हिस्ट्री में हमें बहुत ही पिछड़ा हुआ, बैकवर्ड, प्रिमिटिव, और मतलब एक बहुत ही पिछड़ा हुआ सा दिखाया गया कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम अपना शासन खुद नहीं कर सकते हैं, हम पिछड़े हुए लोग हैं, आदिम टाइप के लोग हैं। इसके बदले में जब नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो इंडियंस ने अपनी हिस्ट्री को खुद डिस्कवर करना शुरू किया और दिखाया कि हम पिछड़े हुए नहीं हैं, ये हमारी अचीवमेंट्स हैं। हमने मैथमेटिक्स में इतनी महान महान उपलब्धियां हैं, हज़ारों साल से हम ये जानते हैं, हमारे यहाँ इतने विद्वान लोग हुए हैं, हमारे यहाँ वेद लिखे गए, हमारे यहाँ ये ग्रंथ लिखा गया, हमारे यहाँ एस्ट्रोनॉमी के बारे में लोग जानते थे, चाहे वो आर्यभट्ट हों, है ना। और ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में जो है कहानियाँ फिर से जो है लोगों ने लिखना शुरू किया, ताकि हमारे अंदर हीन भावना न हो, हम ये समझ सकें कि हम महान थे और महान हैं। ठीक है। और लास्ट पॉइंट है न्यू हाइम्स। बहुत सारे गीत, बहुत सारे कविताएं लिखी गई, ठीक है, जैसे वंदे मातरम, जनगण मन। इन सबको जब गाते थे लोग तो लोगों के अंदर जोश आता था, है ना। लोग जो है मोटिवेटेड होते थे कि हम इंडियंस हैं। वंदे मातरम गाते टाइम कोई किसी स्टेट का नहीं रह जाता था, कोई किसी रिलीजन का नहीं रह जाता था, हम सब इंडियन हो जाते थे, है ना, भारतीय हो जाते थे, और मिल करके जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने की फीलिंग आती थी। तो ये है कल्चरल मूवमेंट। ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आए कल्चरल मूवमेंट से, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस से, तो आप ये सब पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर था बेटा, जो बच्चों जो है, जिसमें सारे क्वेश्चंस हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। इस वीडियो में जो भी नहीं समझ में आता है, कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, या एक बार दो बार फिर से आप इसे देखिएगा। तो सारे क्वेश्चन मैंने बहुत ही आसान से आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो इसे उम्मीद है कि जो है आपको बोर्ड एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।